जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका लूसेंट कोर्स की इस वीडियो में। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं। आप लोग को पता होगा कि हम ये ब्लू वाली बुक पढ़ना शुरू कर चुके हैं और आज हम इसका पहला टॉपिक प्राचीन भारत के अंदर देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जरा आइए बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। शुरू करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, जहां से हमें पढ़ने को मिलता है, तो भाई चार मुख्य स्रोत हैं। पहला तो है धर्म ग्रंथ। क्या है भाई? धर्म ग्रंथ। ठीक है। दूसरा होता है ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मतलब इन चार चीजों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। आपको बताने की जरूरत है नहीं कि धर्म ग्रंथ क्या होता है भाई। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे गीता हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ जो लोगों द्वारा लिखे गए हैं अपने समाज के बारे में, समाज की स्थितियों के बारे में, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। अच्छा, विदेशियों का विवरण क्या होता है भाई? जो विदेशी उस समय काल में आए और उन्होंने अपनी बुकों में भारत के बारे में लिखा, उसे बोलते हैं विदेशियों का विवरण। ठीक है। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब जो भी हमें चीजें जमीन से मिली हैं, हड्डियां, घर, मकान, गुफाएं, वो हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चलिए, इसी बात को मैंने यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आपको प्रॉपर रोक कर पढ़ना है तो वीडियो में रोक के पढ़ सकते हैं, समझा दिया है मैंने। धार्मिक ग्रंथ क्या होता है भाई? धर्म ग्रंथ धार्मिक विचार, आदर्श और धार्मिक मार्गदर्शन को बांधने वाला प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है। ज्यादा आपको अंदर नहीं घुसना है। लूसेंट के बारे में इसके बारे में नहीं दिया गया, ये मैंने आपके एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि आप इसको पढ़ के समझ पाए। देखिए, जैसा भागवत गीता, रामायण, ये सब क्या है? हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। आई थिंक बात समझ गए होंगे। इसी तरह ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में बताया मैंने आपको। भाई ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होते हैं? इसमें इतिहास की घटनाओं और समाज के विकास को दर्शाने के लिए वाले प्रमुख ग्रंथ होते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं महाभारत और राजतरंगिणी। ठीक है, क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशियों का विवरण बताया मैंने आपको। जो विदेशी दूसरे देश से आए थे, समुद्र पार से आए थे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, क्योंकि वो जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ से सारी चीजें देख कर लिख कर ले गए थे अपनी बुकों में। ठीक है, तो मतलब विदेशियों द्वारा लिखी गई किस चीज को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसे बोलते हैं विदेशियों का विवरण। और ये तो बताया था मैंने आपको पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो भी चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, कोई भी चीज हमें अगर मिलेगी, चाहे वो जगह हो, मकान हो, भवन हो, ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, और इन सब की खोज करता है आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, और इंडिया के अंदर पूरा डिपार्टमेंट बना है, नाम है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जो इस तरह की चीजों की खोज करती है। ठीक है, और मेनली इसमें क्या होते हैं? इतिहासकार होते हैं भाई। बात करें हमारे यहाँ भाई धर्म ग्रंथ की या ऐतिहासिक ग्रंथ की, तो भाई हमारे यहाँ भारत में चार मेन ग्रंथ हैं जो आपको मिलेंगे। अच्छा, या आप कह सकते हो वेद कह सकते हो इनको। कौन कौन से भाई जो चार हैं? देखो भाई क्या लिखा है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। क्या है? वेद है। और जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंब का उपदेश देता है। आपको पता होगा अभी G20 की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, और उसमें भी क्या है? वसुदेव कुटुंब का काफी बार जिक्र हुआ था। ठीक है, क्लियर? चलिए, कह रहा है भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है और वेद चार हैं। भाई कौन से चार वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार वेद हैं और यही चार वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इनके नाम याद रखना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं भाई? संहिता कहा जाता है। इन वेदों को क्या बोलते हैं? संहिता कहा जाता है। चलिए बात करेंगे ऋग्वेद की, तो आइए जरा बात करते हैं ऋग्वेद की। कह रहा है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, ऋचाएं क्या होता है भाई? या ऋचाओं क्या होता है? ऋचाओं, ऋचा
शब्द से बना है। ऋचा एक संस्कृत शब्द है जिससे ऋचाओं बना है। इसका मतलब होता है मंत्र या छंद। ठीक है, मंत्र या छंद। बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है भाई। कितने मंडल है भाई? 10 मंडल हैं। ठीक है, और कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। अच्छा, और कितनी ऋचाएं इसके अंदर? 10,462 ऋचाएं हैं। कितने भाई? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। और इस वेद को यानी ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ठीक है, और इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है? तो भाई क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं और इसके पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। बात करेंगे इसके अंदर की, थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कह रहा है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। ठीक है भाई, जो हस्तलिखित ऋचाएं से कहा गया, खिल कहा गया। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी गई। ठीक है, अच्छा, चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। मतलब अगर बात कर दूं तो इसी के अंदर यानी ऋग्वेद के अंदर ही चातुर्वर्ण्य मतलब 4 वर्ण होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि भाई 4 तरह की कास्ट हुआ करती थी पहले। कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 तरह की मेन कास्ट हुआ करते थे। देखो कास्ट और गोत्र में फर्क समझो। गोत्र कास्ट के अंदर आता है, हम पढ़ेंगे कि भाई अभी बहुत सारे गोत्र होते थे। ठीक है, तो बात कर दें कि भाई विश्वामित्र द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसके 3रे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री की प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जिक्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का जिक्र है और इसके 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसे खिल कहा गया है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और इसमें चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। और जो इनकी उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा के, मतलब जो ब्रह्मा जी हैं, कहाँ से हुई? इनके मुख से, भुजाओं से, जांघों से और चरणों से हुई है। ठीक है, जो ब्राह्मण है उनके मुख से, क्षत्रिय जो है इनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और जो शूद्र है उनके चरणों से, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के कई परिच्छंदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। जो ऋग्वेद में अधन्य शब्द प्रयोग किया गया वो गाय के लिए है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अगर आपने वामन अवतार की कहानी सुनी होगी तो उसमें क्या था कि जो विष्णु भगवान थे वो एक छोटे से बहुत साधु का रूप बना के आए थे। ठीक है, और उन एक राक्षस से 3 पग भूमि मांगी थी। ठीक है, और उस 3 पग में इन्होंने पूरा ब्रह्मांड, संसार सब कुछ नाप लिया था। ठीक है, ये उसी कहानी की बात कर रहा है। सबसे जो पुराना आख्यान है वो यही ऋग्वेद के अंदर मिलता है। चलिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो पहले ना, जो पहले के लोग थे, मतलब बहुत पुराना, उस समय इंद्र और जो अग्नि थे ये 2 मेन देवता हुआ करते थे लोगों के लिए। ठीक है, अगला है धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। जो धर्म सूत्र है, ये जो 4 जातियां थी, इनकी जो समय की स्थितियां थी, इनके व्यवसाय मतलब कौन कौन से काम कर सकते थे, इनके दायित्व क्या थे, इनके कर्तव्य क्या थे और इनके विशेष अधिकार क्या थे, उन सभी का वर्णन करता था। चलिए, कह रहा है ईसा पूर्व और ईसवी, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, यहाँ बस जो दिया गया है उसे मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, कह रहे हैं वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष जिसे कल्पित पर
आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट या बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, वह उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु होगी। बताया था आपको कि BC उल्टा चलता है। बात करते हैं, कह रहा है ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन यानी ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है और ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है और AD यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बताया था आपको कि भाई समय रेखा अगर होती है तो अगर यहाँ 0 है तो इसके बाद ये राइट साइड में क्या चलता है भाई, AD, ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में चलता है BC, ठीक है, BC चलता है उल्टा और AD चलता है सीधा। क्लियर है? जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है जाइए जाकर देख लीजिए, बहुत विस्तार से बताया मैंने, ठीक है। ये वीडियो प्रॉपर उसी चीज के लिए थी, AD BC इन सब चीजों के लिए। क्लियर? लास्ट सेकंड वीडियो है, लिंक आई बटन में आ गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर देख लीजिए, ठीक। चलिए बात करते हैं, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया और इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है और इसमें भारत को स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा से शासन वाला देश कहा गया है और जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा कि विस्तृत भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। मतलब क्या है कि इन्होंने कहा, इन्होंने एक बुक लिखी इतिहास में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयारी की और इस पुस्तक में उन्होंने भाई जो उसका 1/3 पार्ट है यानी जो 33% भाग है तो सिकंदर का जो आक्रमण था उसी के बारे में लिखा और उसने भारत को कहा कि भाई ये एक स्वेच्छाचारी शासन वाला देश है जहां सब लोग अपनी इच्छा से शासन करते हैं और ब्रिटिश शासन से पहले इनको आइडिया नहीं था कि राजनीतिक एकता का, ठीक है। और इन्होंने माना कि भाई ये जो देश है यहाँ का जो इतिहासकार है उन्होंने एकमात्र तरह का शासन देखा है, कौन सा? तानाशाही, ठीक है। तानाशाही क्या होता है? जब एक ही व्यक्ति शासन करता है उसे क्या बोलते हैं? तानाशाह शासन बोलते हैं, ठीक है, जैसे भी चाइना के अंदर है। बात करेंगे यजुर्वेद की। अच्छा, कह रहा है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। तो भाई जो बलि के समय मंत्र होते हैं, पूजा पाठ में जो मंत्र होते हैं उनका जो संकलन है उसको कहा गया यजुर्वेद के अंदर रखा गया है। कह रहा यजुर्वेद के पक्षों नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। तो भाई इसमें क्या है, सारे जो विधि विधान हैं यज्ञ के समय, बलिदान के समय, इन सब का क्या मिलता है, इसके अंदर हमें पूरा विवरण मिलता है। इसके अंदर सब कुछ दिया गया है। देखो इसमें बलि विधि का भी वर्णन है और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। अच्छा, जो लोग पीछे थोड़ा सा पढ़ के आए हैं स्कूल में क्लास 12th में उन्हें पता होगा गद्य और पद क्या होता है। चलिए जिन लोग को नहीं पता है देख लीजिए जरा। गद्य सामान्य भाषा में विचारों को व्यक्त करता है जबकि पद्य सौंदर्य, भावना और छवियों को काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। अब देखो जो यहाँ पद्य है इसको आप पोइट्री बोल सकते हो, ठीक है। पोइट्री आप लोग समझते होगे, कविता। चलिए अब बात करेंगे अथर्ववेद की। आइए जरा बात करते हैं अथर्ववेद की। कह रहा अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं और इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, मतलब ऋग्वैदिक काल से भी पहले के मंत्र हैं। अच्छा, औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। भाई जितनी भी मेडिसिन की बात होती है ना वो अथर्ववेद में बात होती है। आज भी जब भी दवाई की बात होती है
तो सब कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। चलिए, कह रहे ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। देखो, इसका महत्व इसलिए भी है कि जो मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख, कष्ट, तकलीफ हैं, उन सब का जो विवरण है यहाँ मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है और इसमें मानव जीवन में सभी पक्षों का, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्राणगीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव और बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया है और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। मतलब जितनी भी बातें एक इंसान के जीवन में होती हैं, ये सारे क्या हैं, पृथ्वी सूक्त यानी अथर्ववेद का जो एक प्रतिनिधि सूक्त है उसके अंदर सब कुछ दिया गया है। ठीक है, बात करें कि अथर्ववेद में परीक्षित और कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में जो परीक्षित राजा थे, पता होगा आप लोग को, ठीक है, उनको कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है किसमें, अथर्ववेद में। कह रहा है इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्र कहा गया। किसको भाई, सभा और समिति को। कह रहा है वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाखा ऋग्वेद की जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बटा है। जो भाई यजुर्वेद है किसमें बटा है, दो पार्ट में बटा है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और मध्यान्ह और कनव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन्य संहिता की शाखा है और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कांठक या कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रायणी है। कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय तथा तलवाकर सामवेद की शाखाएं। ठीक है भाई, तो ये सब क्या है, कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवाकर, ये क्या है भाई, सामवेद की शाखाएं हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हमने अभी क्या देखा, यहाँ पे कुछ जुड़ी हुई शाखाओं को देखा। मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ आप लोग को थोड़ा सा, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, ध्यान से देखना, यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है और मध्यान्ह कनव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन्य संहिता की शाखाएं हैं। क्लियर है। अच्छा, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रायणी है। ठीक है, जो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी है कौन सी है भाई, काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रायणी है। और कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवाकर सामवेद की शाखाएं, किसकी भाई, सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं क्या हैं, शौनक और पेपलाद हैं। ठीक है। अच्छा भाई, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद के वेद अथर्ववेद को माना गया है। ठीक है भाई, जो सबसे पहला वेद था क्या था, ऋग्वेद था, और उसके सबसे जो बाद वाला था वो क्या था, अथर्ववेद था। चलिए अब बात करेंगे कुछ ब्राह्मण, अरणायक और उपनिषद की। जरा क्या होते हैं भाई ब्राह्मण। तो भाई ब्राह्मण ग्रंथ जो हिंदू धर्म, यज्ञों और पूजा के नियमों का विस्तार से बताता है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हिंदू धर्म, यज्ञ और पूजा के नियमों को विस्तार से बताता है। जो अरणायक है ये क्या करता है भाई, अरणायक ग्रंथ जो है विचारशीलता, ध्यान, आध्यात्मिक के विषयों में और वनवासी ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाता है। उपनिषद क्या होता है भाई, उपनिषद ग्रंथ जो है जो आत्मा, ब्रह्म और जीवन के गहरे तत्व को समझाता है और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करता है। ठीक है, बात करेंगे अगले की। अब यहां पर ध्यान देना, देखो कह रहे संहिता के पश्चात ब्राह्मण,
अरणायक तथा उपनिषद का स्थान था। किसके बाद भाई? संहिता के बाद। ठीक है, यानी जो 4 वेद थे उन्हीं को हम संहिता कह रहे हैं। कौन से भाई थे? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और क्या था भाई? ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद किसका स्थान आता है? ब्राह्मण, अरणायक और उपनिषद। क्लियर है? यहां मैंने आपको क्लियर किया है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। जो ब्राह्मण, अरणायक और उपनिषद हैं, इनसे हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज के संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। कह रहा है इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार से पूर्व, परीक्षित के बाद और बिंबसार से पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर है? ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, शतपथ के अंदर। क्लियर? कह रहा है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसके बाद भाई? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे उपनिषद। कह रहा है उपनिषद की संख्या कितनी है भाई? 108 है, जिनमें 13 तो क्या है? मूल है, मूल उपनिषद हैं की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। तो भाई जो उपनिषद हैं कितने हैं? 108 हैं। और मूल कितने हैं? 13 हैं। और इसके अंदर क्या भाई? यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। कह रहा है स्त्री की सर्वाधिक जो खराब स्थिति यानी गिरी स्थिति है किसमें भाई? मैत्रेयी संहिता में है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? ये भी एक ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें धार्मिक ग्रंथ है, याद रखना है। ठीक है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, अगला है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया। क्या भाई? अर्धांगिनी बताया है। ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, ये भी क्या एक तरह का उपनिषद है। ठीक, अच्छा बात करेंगे स्मृति में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और यह शुग काल का मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो भाई जो स्मृतियों में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है कौन सा भाई? मनुस्मृति है। इनके जो बनाने वाले थे उनका नाम था ऋषि मनु था, उन्हीं के नाम पे इनका मनुस्मृति पड़ा। और ये इसके अंदर जाति वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, जिससे आजकल कुछ लोग ज़्यादा ऑफेंडेड रहते हैं। और आपने देखा होगा कुछ न्यूज़ वगैरह में आपने अगर अपडेटेड रहते हो तो कुछ लोग मनुस्मृति को जलाते हैं, खासकर जो SC ST कैटेगरी के हैं, क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं जो ठीक बात नहीं लिखी गई है और जिससे कारण बाकी लोग इससे गुस्सा रहते हैं। जो लोअर कास्ट है वो इनसे गुस्सा रहती है। ठीक, चलिए अब कह रहा है वेदांग एवं सूत्र। भाई ये क्या होता है? बात करेंगे पहले वेदांग की। कह रहा है ये वेदों के पाठ, शिक्षा और व्याख्यान के लिए महत्वपूर्ण शास्त्र है। जो वेदांग है क्या? एक शास्त्र है जो वेदों के पाठ, शिक्षा और व्याख्यान के लिए महत्वपूर्ण शास्त्र है। बात करें सूत्र, कह रहा है ये छोटे ग्रंथ हैं, ये छोटे ग्रंथ हैं जो वेदांग के अंग होते हैं, जो वेदांग के अंग होते हैं और विषयों को संक्षेप रूप में निरूपित करते हैं, मतलब शॉर्ट में। जरा बात करें, कह रहा है वेदों की भली भांति समझाने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र जिसे बोलते हैं, कल्प, कर्म कांडनीय विधि, कर्म कांड भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, निरुक्त, शब्दों की व्याप्ति का शास्त्र, और व्याकरण और छंद एवं ज्योतिष। ये क्या है भाई? 6 वेदांग हैं जिसको क्या कहा गया है, जिसकी रचना की गई है। किस लिए? वेदों को समझने के लिए। ठीक, वेद जो आप एकदम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे, कह रहा है वैदिक साहित्य को आशूर्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया जाता है। ठीक है, बिना गलती के
अशुण का मतलब होता है जिसमें कोई गलती ना हो। कह रहा है शीत ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों के और कर्म कांडों तथा राजनीतिक व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। किससे भाई? शीत ग्रह और धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें क्या चलता है पता? क्या चलता है पता भाई? हमें यज्ञ विधि विधानों और कर्म कांडों तथा राजनीतिक व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला है प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बोधयान, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के पुराण नाम विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। ठीक है, बात करेंगे सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। सूत्रों में क्या भाई? जो गौतम धर्म सूत्र है क्या है? सबसे प्राचीन है। बात करेंगे पुराण की, तो आइए जरा बात करते हैं। कह रहे हैं भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का पुराण संबंधी वंश सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है, पुराणों में मिलता है और इसके रचिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रव माने जाते हैं और उनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, इनमें जो केवल 5 हैं, इसी में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कह रहे हैं अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा सूत जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। कह रहे सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है, तो भाई ज्यादातर जो पुराण थे क्या थे? सिंपल भाषा यानी सिंपल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे और स्त्रियां और जो सूत थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो वेद सुन सकते थे। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण पुराण था कौन सा था भाई? अग्नि पुराण था। क्या था? अग्नि पुराण था, क्योंकि इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया था। अच्छा भाई, बात करेंगे मत्स्य पुराण की, तो कह रहा है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। बात करेंगे इसमें बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। कह रहे जातक में बौद्ध के पूर्वजन्म की कहानियां वर्णित है। तो जातक है उसमें जो बुद्ध हैं उनकी जो पूर्वजन्म की कहानियां वर्णित है। जो हीनयान है उनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। कह रहे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या भाई? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जन्म कृत्य तथा अन्य समकालीन के साथ साथ उनके संबंधों का विवरण है। तो पता होगा आपको जैन धर्म में जो सबसे फेमस गुरु रहे हैं वो कौन है भाई? महावीर रहे हैं। ठीक है, ये तीर्थकर बोलते हैं इनके यहाँ। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त बोलते हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। ठीक है, और इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कह रहे हैं संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण के द्वारा किया गया और कलहण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासक का वर्णन है। ठीक है भाई, तो भाई बौद्ध धर्म की जो पूर्वजन्म की कथाएं कहाँ हैं? जातक में वर्णित हैं। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। जैन साहित्य को आगम कहा गया। ठीक है, और अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो चाणक्य थे, जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त बोलते हैं। ठीक है, और बात करें संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण ने किया और कलहण द्वारा जो रचित पुस्तक राजतरंगिणी थी, जिसे हम राजाओं की नदी बोलते हैं, इसमें भाई क्या था? जो कश्मीर में जो राजा थे
उनकी वंशावली का जिक्र था। कब तक? 12वीं सदी तक। ठीक है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चंचनामा के अंदर लिखी गई है और जो लेखक हैं उसके कौन है भाई? अली अहमद में। ठीक है। कह रहा है अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक क्या थी भाई? अष्टाध्यायी थी। के लेखक कौन थे भाई? पाणिनि थे। और इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। बात करें पतंजलि पुष्पमित्र शुग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है। अगला है भाई कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अच्छा, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। बात करेंगे भारत में आने वाले जो प्रमुख विदेश यात्री थे, कहाँ पर आए और उन्होंने क्या क्या किया। चलिए बात करेंगे भाई, काफ़ी सारे लोग आए थे। बात करते पहले टेसियस की। यह एक ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब इसने काफ़ी सारी ऐसी बातें लिखी जिस पर विश्वास नहीं किया सकता। अगला है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। याद रखना, ये बहुत बार एमसीक्यू में आता है हेरोडोटस। ठीक है, कहा जाता है। और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, याद रखना इसकी पुस्तक भी है, क्या नाम है? हिस्टोरिका, में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस यानी जो भी ईरान है के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। क्लियर है। अगला है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसमें अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृत भाषा का विषय में लिखा था। ठीक है। जरा बात करते हैं अगले। कह रहा डाइमेकस। डाइमेकस यह एक सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इसका विवरण भी मौर्य युग में से संबंधित है। अगला है डायनोसियस। यह एक मिस्र नरेश टॉलमी फेल्डोफस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है। अगला है टॉलमी। इसने 2वीं शताब्दी में एक बुक लिखी थी, नाम था भारत का भूगोल। ठीक है। बात करें प्लानी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक लिखी थी और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अगला है पेरिप्लस ऑफ द इथीरियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है। बात करेंगे फाहियान। यह एक चीनी यात्री जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश में समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया और यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। अगला है जो संयुगन है, ये कब आया था? 518 ईस्वी में आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है। अगला है इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ठीक है। चलिए अगर बात करें आगे तो अगला है हेनसोंग। हेनसोंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारत राज्य कपिशा पहुंचा और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया और यह बिहार के नालंदा जिला
स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था और इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है और इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। और इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था और हैंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की भी पूजन किया था। ठीक है, बात करें अल बिरूनी। ठीक है, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और अल बिरूनी ख्वारिज्म या खीव, जिसे आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था और अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसे भारत की खोज भी कहते हैं, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों पर आधारित 80 अध्यायों में विभाजित है और इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। मतलब इसके 80 चैप्टर में हर बार इसने एक नया टॉपिक उठाया। ठीक है, लगभग सब इसने उठा लिया था अपनी बुक में। ठीक है, नाम क्या था उसका? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज। अगला है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे हम रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। ठीक है भाई। कुछ अन्य लेखक थे जरा भाई, वो कौन थे भाई? तारनाथ, यह एक तिब्बती लेखक था और इसने, अच्छा यहाँ पे ना ये देखो ये भाई गलती हो गई है, पहला है कयंगुर और दूसरा है तयंगुर। जरा मैं लिख देता हूँ सही स्पेलिंग इसकी। कयंगुर तयंगुर, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की और इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है। अगला है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो भाई ये पांड्या देश कहाँ था? साउथ में था। ठीक है, क्लियर, केरला के साइड इनकी जो लैंड है वो हुआ करती थी। ठीक है, ये आपके मार्को पोलो एक बार देख लो। चलिए, कह रहा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, इसकी जरा बात करेंगे। कह रहा है भारतीय पुरातत्व का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है और 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बिगाज मतलब एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं और मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर जिसे विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है भाई, ये कहाँ है? काठमांडू के अंदर है। ठीक है, हाथी गुम्फा नाम क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे हाथियों के चित्र हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे सुंदर चित्र हैं जो कि एक तरह से धरोहर है नेपाल की, आप कह सकते हो। कह रहा है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, कह रहा है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ पर लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण्य अभिलेख जिसे शासन भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर में नवपाषाणिक पुरास्थल बुंजोर में
गर्तवास यानी जिसे गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कह रहे हैं प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था, क्योंकि भाई इसको पीट कर यानी आहत कर कर बनाया जाता था, और इसी को साहित्य में कार्षपर्ण कहा गया है। ठीक है, बात करेंगे सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया, और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। कह रहा है अरिक मेंडू जिसे पौंडीचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट, सबसे पहला भारत के संबंध में वर्मा जिसे स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया जिसे स्वर्णद्वीप, कंबोडिया जिसे कंबोज, और जावा जिसे यवद्वीप से स्थापित हुए। ठीक है, कह रहा है उत्तर भारत में मंदिरों की जो कला शैली है वो नागर, और दक्षिण भारत में क्या है, द्रविड़ शैली है। उत्तर में क्या है, नागर, और दक्षिण में क्या है, द्रविड़ शैली है। और दक्षिण पंथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैली का प्रभाव पड़ा, और अंत में वैसर शैली कहा गया। नागर और द्रविड़ दोनों का प्रभाव, दोनों से मिलकर क्या बनेगा, वैसर शैली कहलाती है। ठीक है, अगला है पंचायतन शब्द मंदिर रचना से संबंधित है। जो भाई पंचायतन शब्द है वो क्या है, मंदिर रचना से संबंधित शब्द है। और एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाया जाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण के लिए कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, और दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, तो ये सारे आप यहाँ पे इमेज देख भी पा रहे होगे, बेटर आपको समझ में आया होगा। बस ये टॉपिक यहीं तक, प्राचीन भारत का इतिहास के जो स्रोत थे इस टॉपिक में बस इतनी ही बातें हैं। बातें तो काफ़ी सारी हो गई हैं, और आपको लगा होगा कि सर इसमें तो कोई बात लिंक नहीं है। इसमें देखो यार, ये ना पहला लेसन था, इंट्रो था लूसेंट का, जहाँ पे बताया गया था इन जो आपने अब तक देखा ना, ये पूरा जो अपने शॉर्ट में देखा, इन सबको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आगे आएंगी 1 बाय 1। ठीक है, तसल्ली से पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज बात समझ में आएगी। थोड़ा सा ये हैवी हो गया होगा, टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे लेसन बढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ज़्यादातर इस वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हैं। मिलते हैं शाम को इसी के MCQ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।